स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप इंजॉय कर रहे होंगे और करिए इंजॉय। मैं आपके लिए एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आया हूँ, थर्मल रेडिएशन। यानी थर्मल रेडिएशन में भी हम लोग पढ़ेंगे आज स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ क्या होता है, तो देखिए, जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है या बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो बॉडी अपनी हीट एनर्जी का लॉस करती है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में बॉडी अपनी हीट एनर्जी का लॉस करती है। तो जो हीट एनर्जी का लॉस करती है, यानी यहाँ पे जो एनर्जी का लॉस करती है, इसे तो हम लोग कहते हैं भाई थर्मल रेडिएशन। अब इस स्टीफेंस लॉ की अगर हम लोग बात करें, तो इसका मतलब होता है भाई एनर्जी एमिटेड बाय बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी emitted by body या radiated by body per unit area per unit time is directly proportional to fourth power of absolute temperature। यानी अगर हमारे पास में मान लीजिए ऐसी कोई एक बॉडी है, यानी बिल्कुल ये हो गई भाई हमारे पास में एक ये बॉडी है। अब इस बॉडी का जो टेम्परेचर है, यानी इसका टेम्परेचर हो गया भाई T0। अब टेन और टेम्परेचर है, तो इससे जो है रेडिएशन ऐसे बाहर निकल रहे होंगे। इस तरीके से ये अपनी हीट एनर्जी का लॉस कर रही होगी। अब ये ऐसे अगर हीट एनर्जी का लॉस कर रही है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसे हम लोग कहते हैं थर्मल रेडिएशन। अब इस थर्मल रेडिएशन में अभी हमने कहा कि रेट ऑफ यानी एनर्जी एमिटेड बाय बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी बॉडी का टेम्परेचर कितना है T0, तो यहाँ लिखना होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब हो गया टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में हम लोग टेम्परेचर लिखेंगे, तो ये हो गया Q अपॉन A और ये रहा T इज इक्वल टू लिखते सिग्मा T0 की पावर 4। तो Q अपॉन T जो हम लोग देख रहे हैं, ये Q अपॉन T हो गया सिग्मा A T0 की पावर 4। तो Q अपॉन टाइम क्या हो गया, रेट ऑफ एमिशन, यानी रेट ऑफ एमिशन हो गया ऑफ हीट एनर्जी। ए हो गया बॉडी की सरफेस एरिया। यानी ये जो रेडिएशन है किस पे डिपेंड करेगा, बॉडी की सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी, बॉडी उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी का लॉस करेगी। और यहाँ T0 जो लिखा हुआ है, ये टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बट टेम्परेचर होना चाहिए इन केल्विन स्केल। अब देखिए, अगर ये हम कहें कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो ये फिर हर तरीके के रेडिएशन को एमिट करेगी। लेकिन अगर ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, तो ये सारे रेडिएशन एमिट नहीं कर सकती है। इसलिए हम यहाँ पे Q अपॉन T यानी रेट ऑफ एमिशन, ये सिग्मा स्मॉल ई ए टी की पावर 4 भी इस्तेमाल करेंगे। इसमें स्मॉल ई को कहते हैं एमिसिविटी, इसे कहा जाता है एमिसिविटी, और ई की वैल्यू होती है लेस देन 1। तो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, सॉरी ये था स्टीफेंस लॉ। अब इस स्टीफेंस लॉ में हम लोगों ने लिख रखा है एक सिग्मा। तो सिग्मा होता है यहाँ पे स्टीफेंस कांस्टेंट, यानी ये जो सिग्मा यहाँ पे लिख रखा है इसको कहते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट। तो ये हो गया स्टीफेंस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर के की पावर 4। क्योंकि अभी हमने लिखा था Q अपॉन T, तो एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है भाई, पावर होता है। तो ये तो हो गया पावर। फिर पावर इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, सिग्मा ए टी की पावर 4। अब सिग्मा अगर हम लिखें तो ये हो गया ना पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया, और ये रहा टी की पावर 4। तो पावर की यूनिट तो हो गई भाई वॉट, और फिर ये हो गया मीटर स्क्वायर और के की पावर 4। तो इस तरीके से सिग्मा की यूनिट हो गई।
और ये स्टीफेंस कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो सिग्मा हो गया 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर के की पावर 4। तो ये था स्टीफेंस लॉ। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो बॉडी है जहाँ कहीं पर भी रखी होगी, बॉडी का अपना कुछ टेम्परेचर होगा, जहाँ ये बॉडी रखी होगी वो उसका जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का अपना कुछ टेम्परेचर होगा। तो बॉडी सराउंडिंग से जो रेडिएशन बॉडी के ऊपर आ रहे होंगे उनसे वो हीट एनर्जी बॉडी एब्जॉर्ब भी कर रही होगी और अपनी हीट एनर्जी सराउंडिंग में रेडिएट भी कर रही होगी। अब अगर ये दोनों ही काम बॉडी एक साथ करती है तो उसके लिए फिर देखते हैं हम लोग, यानी इस इक्वेशन पे थोड़ा सा हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा और चेंज करेंगे कुछ इस तरीके से। ये हो गई, देखिए बॉडी हो गई। अब इस बॉडी पे कुछ इसका अपना टेम्परेचर हो गया T0, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने लिख दिया TS। तो बॉडी से कुछ रेडिएशन ऐसे बाहर भी निकल रहे होंगे और कुछ रेडिएशन इस समय बॉडी के ऊपर आ भी रहे होंगे सराउंडिंग से। तो जो बॉडी हीट का लॉस कर रही है उसे हमने लिख दिया dQ1/dt। तो ये हो गया सिग्मा A T0 की पावर 4। यानी यहाँ से जो लॉस हो रहा है वो dQ1/dt हो गया सिग्मा A T0 की पावर 4। लेकिन इस बॉडी में जो रेडिएशन बाहर से आ रहे होंगे बॉडी पे, इस तरीके से जो रेडिएशन आ रहे हैं, इन रेडिएशन से भी बॉडी कुछ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होगी। अब बॉडी अगर यहाँ पे कुछ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है इन आने वाले रेडिएशन से, तो किस रेट से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, हमने लिखा dQ2/dt। तो ये हो गया सिग्मा A TS की पावर 4। TS टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो सराउंडिंग से जो हीट एनर्जी आ रही है वो इस रेट से बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है और अपनी हीट एनर्जी इस रेट से बॉडी लॉस कर रही है। तो अगर हम नेट लॉस की बात करें, यानी नेट लॉस क्या होगा, वो dQ/dt। तो यहाँ पे होना चाहिए dQ1/dt माइनस हो गया dQ2/dt। तो यहाँ जो नेट लॉस हुआ यानी dQ/dt वो हो गया भाई सिग्मा A T0 की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। तो ये हो गया रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी जिसको हम R से डिनोट कर लेंगे और ये होगा सिग्मा A T0 की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। ध्यान रहे कि यहाँ पे हम लोग T0 भी केल्विन में लिखेंगे और TS जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो भी केल्विन स्केल में होना चाहिए। तो ये हो गया नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। अब अभी हम लोगों ने कहा था कि अगर ये बॉडी हमारी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो इसमें हर वेवलेंथ की वेव एमिट नहीं होंगी, यानी कुछ कम एमिट होंगी। तो यहाँ पे एक टर्म हम चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं और उस टर्म को क्या कहते हैं, एमिसिविटी। एमिसिविटी के साथ में अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो फिर ये होना चाहिए था dQ/dt यानी रेट ऑफ एमिशन। तब यही हो जाएगा रेट ऑफ एमिशन या लॉस ऑफ एनर्जी। तो इस लॉस ऑफ एनर्जी को फिर हम लोग लिखेंगे सिग्मा EA और ये रहा T0 की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। अब यहाँ जो E का इस्तेमाल कर रहे हैं ये E हो गया एमिसिविटी और इसकी वैल्यू गिवन होती है न्यूमेरिकल में और कितनी होगी, लेस देन 1 होगी। तो इस तरीके से बॉडी नेट हीट का लॉस करेगी जब सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रही होगी उस मोमेंट पे। तो उम्मीद है कि इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगले टॉपिक में तो यहाँ पे देखिए लिखा है कूलिंग बाय रेडिएशन। यानी जब हम कहेंगे बॉडी अपनी हीट एनर्जी का लॉस कर रही है, तो हीट एनर्जी लॉस कर रही है तो बॉडी क्या हो रही है, कूल हो रही है। बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज कूलिंग। अब अगर हम यहाँ कूलिंग की बात करते हैं
और इस कूलिंग के लिए हमने आपसे फिर बताया कि जो हमारे पास में बॉडी है वो तो यही है। अभी इस बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो ये इस बॉडी का हमने टेम्परेचर तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई T नॉट, सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया TS। तो यहाँ जो एनर्जी का ये लॉस हो रहा है, यानी वेव के फॉर्म में जो बॉडी हमारी हीट एनर्जी का लॉस कर रही है, इस लॉस को हम लोग अभी अभी लिखे थे कि रेट ऑफ एमिशन, यानी dQ अपॉन dt। तो ये dQ अपॉन dt था सिग्मा ई ए T नॉट की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। बट अब यहाँ आ गए कि बॉडी के पास टेम्परेचर कितना है, देखो T नॉट। अब बॉडी का टेम्परेचर T नॉट है तो बॉडी की जो हीट एनर्जी है, मास अगर इसका m है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ मटेरियल हो गया C। तो Q इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं mc डेल्टा T। यहाँ अगर हम कर दें dQ अपॉन dt, तो dQ अपॉन dt क्या हो गया mc dt अपॉन dt। dt अपॉन dt क्या हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब इस dQ अपॉन dt और इस dQ अपॉन dt, क्योंकि ये बॉडी की अपनी हीट एनर्जी है और बॉडी अपनी ही हीट एनर्जी का लॉस कर रही है, तो जो यहाँ पे dQ अपॉन dt है रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी, और ये जो है नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी, फिर दोनों ही रेट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब अगर ये दोनों ही रेट इक्वल हैं तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते थे mc dt अपॉन dt इज इक्वल टू सिग्मा ई ए T नॉट की पावर 4 माइनस TS की पावर 4, और यहाँ से अगर हम dt अपॉन dt कैलकुलेट करें तो ये हो गया सिग्मा ई ए अपॉन mc, और फिर T नॉट की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। यानी ये जो dt अपॉन dt है ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, और अगर यहाँ हम एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर लें तो ये हो गया रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर, और रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर का मतलब हो गया रेट ऑफ कूलिंग। तो यहाँ अगर हम रेट ऑफ कूलिंग की बात करें तो ये रेट ऑफ कूलिंग क्या हो गया सिग्मा ई ए अपॉन mc T नॉट की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। T नॉट टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड TS इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। यहाँ जो dt है ये है डिफरेंस इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, और स्मॉल dt जो है वो हो गया टाइम। तो माइनस dt अपॉन dt है रेट ऑफ कूलिंग, और रेट ऑफ कूलिंग देखिए डिपेंड किस पे कर रही है, तो पहली चीज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो यहाँ ये जो dt अपॉन dt है यानी रेट ऑफ कूलिंग, तो ये रेट ऑफ कूलिंग क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, यानी बॉडी जितना ज्यादा हॉट होगी, सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना कम होगा, उतना ही ज्यादा बॉडी अपनी हीट एनर्जी का लॉस करेगी। अब हम लोग दूसरी बात करें इस फार्मूले के बेस पे, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ कूलिंग है वो रेट ऑफ कूलिंग क्या हो गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। यानी जो रेट ऑफ कूलिंग है वो किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे। अब इस बात को देख करके हम लोगों को याद आता है पुराने जमाने की जो पिक्चरें होती थी ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें देखे लोग चाय पीने के लिए एक कप और एक प्लेट का इस्तेमाल किया करते थे। तो कप में अमाउंट ज़्यादा होता था यानी एक्सपोज्ड सरफेस एरिया कम होती थी, लोग चाय को प्लेट में गिराते थे, प्लेट में तो मास क्या हो जाता था चाय का कम और सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाती थी, तो जल्दी से चाय ठंडी हो जाती थी। यानी वहाँ पे कूलिंग का रेट फास्टर था कप के रेस्पेक्ट में। तो यानी जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी का लॉस होगा, यानी रेट ऑफ कूलिंग इज डिपेंड्स ऑन एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। समझ गए भाई। अब आ गए हम लोग फिर से दूसरे पॉइंट पे। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है यानी माइनस dt अपॉन dt, इसकी अगर बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी 1 अपॉन m हो गया।
यानी अगर हमारे पास में कोई अमाउंट 50 ग्राम है तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, 5 किलो है तो टाइम लगेगा। तो रेट ऑफ कूलिंग इज डिपेंड्स ऑन द मास। जितना ज़्यादा मास होगा देर से ठंडा होगा, कम मास होगा जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो रेट ऑफ कूलिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी या मास ऑफ सिस्टम। इसके अलावा फिर से अगर हम और देखें इसी फार्मूले को, तो dt/dt जो है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी ये जो C है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कूलिंग जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग बात खत्म करते हैं। जैसे हम लोग राजस्थान की बात करें यानी सैंड की बात करें, तो सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए सैंड गर्म भी जल्दी होती है और कूल भी जल्दी हो जाती है। लेकिन यहीं पे अगर हम पानी की बात करें तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा रेट ऑफ कूलिंग की अगर हम लोग बात करें यानी रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, तो ये रेट ऑफ कूलिंग या -dt/dt की अगर बात करते हैं तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी रेट ऑफ कूलिंग इज डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम के रेशियो पे अगर हमें दो बॉडी किसकी फास्टर कूलिंग होगी कंपेयर करना है, तो हमें उन दोनों बॉडीज के एरिया और वॉल्यूम के रेशियो को कंपेयर करना होगा। कंपेयर कर लेंगे, पता चल जाएगा किसका रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होगा और किसका रेट ऑफ कूलिंग कम होगा। तो यहाँ से हम लोग आइडिया लगाएंगे कि रेट ऑफ कूलिंग किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब बात करते हैं हम लोग इससे आगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब आगे हम लोग अभी स्टीफेंस लॉ की बात कर रहे थे, अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में देखिए हमारे पास में फिर से वही एक बॉडी है, इस बॉडी को हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब रख दिया तो यहाँ जो बॉडी का टेम्परेचर है वो है T0 और सराउंडिंग का टेम्परेचर है Ts। सराउंडिंग इज टेकन एज इनफाइनाइट, देन सराउंडिंग का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, यह बॉडी अपनी हीट एनर्जी का लॉस कर रही है तो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन सराउंडिंग के टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे यहाँ पे तो देखिए यानी T इज इक्वल टू 0 पे बॉडी का टेम्परेचर को क्या हुआ करता था, T0। थोड़ा सा टाइम पास हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, T हो गया। कब हो गया, जब T हो गया ग्रेटर देन 0, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इस टेम्परेचर ऑफ बॉडी को क्या कह दिया हमने, T कह दिया। अब बॉडी का टेम्परेचर इस समय T है, किसी इंटरमीडिएट टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ अगर हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें यानी T माइनस Ts की बात करें, तो T माइनस Ts क्या हो गया भाई, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। यानी टेम्परेचर डिफरेंस निकालें तो यहाँ अभी जो लिख रखा था फॉर्मूला वो था T की पावर 4 माइनस Ts की पावर 4। यहाँ से हम लोग निकालेंगे टेम्परेचर डिफरेंस। अब इस टेम्परेचर डिफरेंस के लिए अगर बात करें, हमने कह दिया कि इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी is T and T is equal to Ts plus delta T। T is equal to Ts plus delta T। यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा है। यानी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा है, तो T क्या हो गया, Ts प्लस डेल्टा T। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इतनी सी बात क्लियर हो गई तो देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे अगर हम T की पावर 4 माइनस Ts की पावर 4 अगर सॉल्व करें तो ये होना चाहिए था फिर Ts प्लस डेल्टा T की पावर 4 माइनस हो गया था Ts की पावर 4। अब यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें Ts की पावर 4 तो फिर ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा T अपॉन Ts
यानी फिर यहाँ हो जाएगा, देखिए हमने टी एस की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी एस, और ये हो गया भाई -1। अब यहाँ यूज करेंगे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करें, यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे इस्तेमाल किया हमने। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन तो आप जानते ही हैं आप लोग क्या होता है, यानी कहीं अगर मिल गया 1 प्लस एक्स की पावर n, तो हम लोग लिख देते हैं उसको n प्लस एन एक्स, यानी 1 प्लस एन एक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ अगर हम बाइनोमियल का इस्तेमाल करते तो ये होना चाहिए था टी एस की पावर 4 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी एस माइनस ये हो गया 1। तो ये मिल गया हमको भाई 4 टी एस की पावर 3 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हो गया टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 को हम लोगों ने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में हमें क्या मिला, 4 टी एस की पावर 3 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये डेल्टा क्या बन गया यहाँ पे, समझ गए भाई। तो ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। अब अगर हम इसको ऐसे ही लिखते कि डी टी अपॉन डी टी, तो ये हो गया था सिग्मा ई ए अपॉन एम सी, और फिर लिख देते हैं हम 4 टी एस की पावर 3 इंटू डेल्टा टी। तो इतनी सारी चीजें किसी भी बॉडी के लिए, इतनी सारी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट, किसको हमने लिख दिया के। यानी यहाँ पे जो रेट ऑफ कूलिंग है वो हो गया भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये सिस्टम और सराउंडिंग का हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। अब इसी प्रोपोर्शनल की जगह पे हम लोग जिस कांस्टेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो कांस्टेंट की वैल्यू तो आपके सामने लिखी हुई है, यानी टेम्परेचर ये जो लिख रखा हम लोगों ने सिग्मा ई ए 4 टी एस की पावर 3 अपॉन एम सी। यानी किसी भी बॉडी को अगर हम कूल कर रहे हैं तो बॉडी का मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। स्पेसिफिक हीट मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो भी कांस्टेंट होगी। सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, बिकॉज सराउंडिंग इज इनफाइनाइट। 4 नंबर है, कांस्टेंट होगा। ए बॉडी की सरफेस एरिया है, कांस्टेंट रहेगी। सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। ई एमिसिविटी यानी प्रॉपर बॉडी की सरफेस की प्रॉपर्टी होगी। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। तो माइनस डी टी अपॉन डी टी यानी रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल हो गया के डेल्टा टी। अगर इसी को हम लिख लें भाई माइनस का डी टी अपॉन टी माइनस टी एस, तो ये हो गया भाई के डी टी। और इनको अगर हम इंटीग्रेट कर लें कि पहले तो बॉडी का टेम्परेचर T1 था और कूल होने के बाद बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया T2। यानी जब बॉडी का टेम्परेचर T1 था तो उस समय टाइम क्या था, 0। अब T टाइम तक हमने बॉडी को कूल किया और T टाइम के बाद बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, T। तो इस तरीके की लिमिट्स में हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। अब अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद में देखिए ये हो गया माइनस डी टी अपॉन टी माइनस टी एस इज इक्वल टू के डी टी, और इसे इंटीग्रेट कर दिया हमने 0 से t और T1 से T2। तो यहाँ पे जो हमें मिला वो हो गया माइनस ln T2 माइनस टी एस अपॉन T1 माइनस टी एस। ठीक है भाई, इसे इंटीग्रेट कर लिया तो इधर क्या मिल गया हमको, के टी। अब अगर हम लिखते हैं यहाँ पे ln T2 माइनस टी एस अपॉन T1 माइनस टी एस, तो ये हो गया भाई माइनस के टी। तो T2 माइनस टी एस अपॉन T1 माइनस टी एस,
ये होगा फिर e की पावर माइनस के टी, तो T2 इज इक्वल हो गया फिर Ts प्लस T1 माइनस Ts और e की पावर माइनस के टी। तो ये एक फॉर्मूला बन करके हमारे पास में तैयार हो गया। यानी बॉडी देखिए जब कूल करेंगे हम, कितने भी टाइम तक इसे कूल करते रहें, यानी अगर हम कह दें कि इनफाइनाइट टाइम तक इसको हम कूल करेंगे, तो जब टाइम हमारे पास इनफाइनाइट होगा तो उस समय T2 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया Ts प्लस T1 माइनस Ts अपॉन e की पावर के टी। और टाइम को अगर हम यहाँ लिखते हैं इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाता है भाई, इन्फिनिटी। तो ये जो टर्म हमें दिख रहा है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ क्या मिलेगा, T2 इज इक्वल टू Ts। यानी किसी भी बॉडी को हम इनफाइनाइट टाइम तक क्यों ना कूल करें, उसका टेम्परेचर कभी भी सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम नहीं होगा। यानी इनफाइनाइट टाइम तक भी अगर हम कूल करते हैं बॉडी को, तो उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, लेकिन उससे कम कभी भी नहीं होगा। तो ये जो फार्मूला है, इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यूटन्स लॉ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो मेन बेसिक फार्मूला है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि के की वैल्यू तो आप जानते हैं, के सिग्मा ई ए 4Ts की पावर 3 अपॉन MC, ये सारी चीज़ें बॉडी के लिए कांस्टेंट होती है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे लॉस ऑफ हीट एनर्जी और रेट ऑफ कूलिंग। अब यही अगर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो अभी अभी हमने लिख रखा है T2 इज इक्वल टू T1, T2 इज इक्वल टू Ts प्लस T1 माइनस Ts और e की पावर माइनस के टी। तो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, तो भाई देखिए ये बॉडी जो है हमारी कूल होगी कुछ एक्सपोनेंशियली इस तरीके से। इनिशियल टेम्परेचर बॉडी का कितना था, T1, और अब अगर इनफाइनाइट टाइम तक भी हम इसको कूल करते रहें, तो भी इसका टेम्परेचर कभी भी Ts से ज़्यादा नहीं होगा। समझ गए भाई, यानी जो T2 है वो कभी भी Ts से कम नहीं होगा, यानी इनफाइनाइट टाइम तक भी आप कूल कर सकते हैं, और उसका टेम्परेचर बॉडी का सराउंडिंग के बराबर होगा। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। एक चीज़ और है, यही अभी 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 हम लोगों ने लिख रखा था कि माइनस dt अपॉन टी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, या रेट ऑफ कूलिंग जो लिखा था वो था के टी, सॉरी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। यहाँ पे अगर इसको हम लॉग लेकर के ग्राफ बनाए LNT यानी लॉग टी का, और टाइम का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे होगा। समझ गए ना, यानी रेट ऑफ कूलिंग में दो ग्राफ होंगे, LNT और टी का ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ बनाएंगे एक्सपोनेंशियल होगा। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। लेकिन इस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम एवरेज टेम्परेचर से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं पहले कि वो कैसी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे आगे देखिए हमारे पास में हमने कह दिया एक ये बॉडी है। अभी इस बॉडी में कुछ मटेरियल है जिसका टेम्परेचर है θ1, और इसे हमने बिल्कुल चारों तरफ से बंद करके इसे कर दिया थर्मली इंसुलेट। अब थर्मली इंसुलेट कर दिया तो जो भी हीट एनर्जी है वो इस तरीके से बाई रेडिएशन लॉस होगी, और सराउंडिंग का भी टेम्परेचर कितना है, θs। तो यहाँ अगर हम कैलकुलेट करें इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, तो यहाँ जो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस है वो हो गया θ1 माइनस θs। अब काफ़ी टाइम तक बॉडी हमारी कूल होती रही, काफ़ी टाइम तक कूल होती रही, तो यहाँ जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो गया, कितना हो गया, θ2। अब अभी भी बॉडी हमारी रेडिएशन के थ्रू एनर्जी का लॉस कर रही है, सराउंडिंग का टेम्परेचर अभी भी क्या होगा, θs होगा।
यानी सराउंडिंग के टेम्परेचर में अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सराउंडिंग इनफाइनाइट होती है, इसलिए उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ अगर हम कैलकुलेट करें फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस, तो फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे होगा फिर θ2 माइनस θs। और एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस हो गया θ2 माइनस θs प्लस θ1 माइनस θs डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो ये मिल गया θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस θs। तो ये हो गया एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब देखिए यहीं पे कहेंगे हम लोग कि इस मटेरियल का जो रेट ऑफ कूलिंग है, यानी इसकी जो रेट ऑफ कूलिंग है माइनस डी थीटा अपॉन डी टी, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग का जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग भी उतना ही ज्यादा होगा। टेम्परेचर डिफरेंस जैसे बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस जैसे जैसे कम होता जाएगा, बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग भी कम होता जाएगा। यानी अब सेम अमाउंट टेम्परेचर का लॉस करने में बॉडी को ज्यादा टाइम लेना होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा भाई माइनस डी थीटा अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू हो गया के और θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस θs। तो माइनस डी थीटा इंटीग्रेशन ये हो गया कि θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस θs और ये हो गया dt। अब 0 से t टाइम तक और θ1 से θ2 टेम्परेचर तक कूल होने में कितना टाइम लगा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको θ1 माइनस θ2, तो ये हो गया θ1 माइनस θ2 अपॉन टाइम इज इक्वल टू के और ये हो गया θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस θs। यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो ये फार्मूला एक बन के तैयार हुआ। इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाता है। अब यहाँ जो अभी हमने कांस्टेंट इस्तेमाल किया, ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है। अब अगर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है तो इसकी अपनी कोई वैल्यू भी नहीं होती। ये जो वैल्यू है हर न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल वेरी करेगी। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल होते हैं वो हमारे पास में डबल कंडीशन वाले होते हैं। कैसे होते हैं? एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको बोल दिया गया a body cools from temperature 60 to 50 degree centigrade in 5 minutes। ठीक है, cool from 60 to 50 degree centigrade in 5 minutes। देन अब देखिए कंडीशन क्या होगी, फिर कहा जाएगा देन फाइंड टाइम टेकन बाय बॉडी टू कूल 50 to 40 degree centigrade। assume temperature of surrounding is 10 degree centigrade। assume temperature of surrounding is 10 degree centigrade। यानी देखिए सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ पे कितना है? 10 डिग्री। बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे बॉडी और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो बॉडी का जो रेट ऑफ कूलिंग था वो फास्टर था, यानी तेज हो रहा था, जल्दी जल्दी हीट का लॉस हो रहा था।
तो बॉडी ने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लूज करने में 5 मिनट का टाइम लिया। अब बॉडी का टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब सराउंडिंग और सिस्टम का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगले 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को लूज करने में बॉडी को जो टाइम लगेगा वो 5 मिनट से ज़्यादा होगा। अब कैसे करें इसको, तो यहाँ दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन हम लोगों ने देखी कि 60 से 50 डिग्री, और दूसरी कंडीशन क्या होगी 50 टू 40 डिग्री। तो हम अपने इस फार्मूले को, जो फार्मूला अभी हमने लिखा है θ1 माइनस θ2 अपॉन टी इज इक्वल टू के, फिर θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस θs है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम लिख रहे होते 60 माइनस 50 अपॉन टाइम हो गया 5 मिनट, फिर ये हमने लिखा के। अब ये हो गया 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10 हो गया। यहाँ से हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से के की वैल्यू मिलेगी हमको 55 माइनस 10 करेंगे हो गया 45। तो इस तरीके से हमने यहाँ के की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, जो हो गया 2/45। अब सेकेंड कंडीशन के लिए फिर हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे 50 माइनस 40, तो अब हो गया भाई 50 माइनस 40 अपॉन टाइम हो गया टी। के की जगह पे हम लोग लिखेंगे, चलो अच्छा अभी तो ऐसे ही लिख देते हैं 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10। तो भाई ये हो गया देखिए 10 अपॉन टी, और यहाँ के की जगह पे हम लिखते हैं 2/45। यहाँ पे हो गया था भाई 90, यानी 45 माइनस 10 करेंगे हो गया 35। तो टाइम यहाँ से बड़े आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। तो टाइम हो गया 10 अपॉन टी इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 9। तो टी इज इक्वल टू हो गया भाई 90 अपॉन 14 मिनट। यानी यहाँ पे जो टाइम लगा देखिए वो 5 मिनट से ज़्यादा हो गया। तो इस फार्मूले को हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि आज की ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फिर एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्दी आपको बताने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय